हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जीके का 2019 का प्रश्नों को जो है हल करेंगे, हम हल देखेंगे। ठीक है, तो 2019 के जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जीके के, है ना। और उसमें आप लोगों को बहुत सारे हिंट मिल सकते हैं जो कि आपके आने वाले 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को भी दबा देंगे, ताकि रोज़ जो क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फॉर द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। वन लाइनर क्वेश्चन है ना। बुक एंड उसके जो ऑथर्स होते हैं, इससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो आप बुक्स और उसके ऑथर्स पे ध्यान रखेंगे, किसने लिखी है। तो यहाँ पे जो ब्लैक होल्स की घटना है ना, ब्लैक होल सबको पता है, हाई ग्रेविटी होती है इसमें, है ना। तो इसको हमारे स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। ठीक है, किसने? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। बिग बैंग जो थ्योरी है ब्लैक होल पे आधारित है ना। और ब्लैक होल जो है हाई ग्रेविटी वाला एक सब्सटेंस है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता कब स्थापित किया था? तो कलकत्ता जो है 1690 ईस्वी में, ठीक है, 1690 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो जॉब चार्नोक के द्वारा। याद रखेंगे, जॉब चार्नोक के द्वारा। कलकत्ता को आनंद का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया था। बहुत थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन है ये, है ना। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज का जो हिंदी होता है वो होता है जीवाणु भोजी। क्या होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना, भोजी मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला इसका मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का वायरस है, याद रखिएगा। ये जो बैक्टीरिया फेज है ये वायरस है। थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है ना। ये एक प्रकार का वायरस है और ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है। यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखिए, एक वैज्ञानिक है आपके, कौन वैज्ञानिक? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टुआर्ट। ठीक है, टुआर्ट भी उनको बोला जाता है, टुआर्ट। इन्होंने और फेलिक्स डी हेरले दोनों ने मिलके इस शब्द को दिया था। ठीक है, हालांकि बाद में जो हेनरी हैकिंग है ना, इसको उन्होंने बैक्टीरिया फेज को फिर प्रमाणित करने का काम किया था, लेकिन ये जो शब्द है वो टुआर्ट तथा फेलिक्स डी हेरले के द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? अब सबसे पहले इस लक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि ये एची लक्ष्य क्या है। देखिए, एची लक्ष्य एक बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। हमारी जो भारत में जैव विविधता पाई जाती है उससे जुड़ा है कि हम इसका कितना संरक्षण करेंगे, इसको कितना आगे तक हम ले जाएंगे, है ना। जैव विविधता का मतलब हर तरीके के प्राणी हमारे निवास जो स्थान है वहाँ पे रह सके अच्छे से, और हम सब मिल के, है ना, सभी तरीके के जीव जंतु पौधे पेड़ पाए जाए, है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका एक लक्ष्य था, है ना, क्या था कि 2011 से
ठीक है। 2011 से 2020 तक, 2011 से शुरू करके 2020 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। ठीक है, ये एक प्रोग्राम था और इसमें टारगेट्स बनाए हुए थे, उद्देश्य बनाए हुए थे कि हम कितना संरक्षण कर पाते हैं हमारी जैव विविधता का। ठीक है, तो 2020 हो जाएगा इसका टारगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भले आपको इसका मालूम ना हो आंसर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। कृषि पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये क्या है, ये हमारे फार्मर्स से जुड़ा हुआ है और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसके डेवलपमेंट का उद्देश्य टिकाऊ है ना, लंबे समय तक और आत्मनिर्भर है ना, सेल्फ पे डिपेंड हो, ये होना है। तो ये किस रूप में जाना जाएगा, वन वर्धन के रूप में, मतलब वनों की वृद्धि के रूप में, मछली पालन के रूप में, या जैविक संपोषित कृषि। अब कृषि से संबंधित है, यहाँ पर भी आपका कृषि आया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो हमारी कृषि है वो इकोसिस्टम तंत्र के डेवलपमेंट में टिकाऊ रहे और आत्मनिर्भर रहे, तो उसको आप जैविक संपोषित करेंगे है ना, उसको क्या करेंगे आप, उनको जैविक संपोषित कृषि जब करेंगे तभी वो टिकाऊ होगा और सेल्फ डिपेंडेंट होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। देखिए थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दे दिया है सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती। देखिए यहाँ पे सब्जी की खेती या फिर फलों की खेती है ना, कोई भी जो बागवानी तरीके से जो खेती की जाती है, जड़ी बूटियों की खेती, उसे हॉर्टिकल्चर, इंग्लिश में अगर ये दिया रहता तो ज़्यादा हमारा सही रहता कि यहाँ पे जड़ी बूटी भी मेंशन किया है। ठीक है, और जब हम ऐसी बागवानी करते हैं, खेती करते हैं, तो वो हमारा बागवानी हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है, हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेशम जो उत्पादन होता है उसका भी एक अलग नाम है ना, सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन का नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये कौन से कल्चर के अंतर्गत आता है आपका मधुमक्खी पालन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। बहुत ज़्यादा श्रीलंका की राजधानी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे जो प्राचीन राजधानी थी है ना, वो अनुराधापुरम थी है ना। ठीक है, कौन सी सबसे ओल्ड जो है इसकी राजधानी, वो अनुराधापुरम थी। बाद में जब इसकी राजधानी हुई, हालांकि प्राचीन राजधानी में तो नाम आता है कोलंबो का भी है ना। जब श्रीलंका सिलोन थी, ठीक है, सिलोन थी, एक समय पे श्रीलंका का नाम सिलोन था, ये भी याद रखेंगे। बाद में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया और उसकी राजधानी थी कोलंबो। ठीक है, अभी भी बीच में क्या हुआ है कि इसकी दो राजधानी बना दी गई हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि इसमें भी अभी भी क्वेश्चन आते हैं, तो दो राजधानी बना दिए गए हैं। एक है जयवर्धने कोट्टे है ना, जिसका नाम अभी कोट्टे से मशहूर है, कोट्टे से। ठीक है, कोट्टे से जयवर्धने पूरक कोट्टे जो है, ये श्रीलंका की राजधानी लेजिस्लेटिव है ना, कहने का मतलब विधायी राजधानी ये है। और जो काम होते हैं, कार्यकारी राजधानी अभी भी कोलंबो बनी हुई है। तो इसकी राजधानी में तीन नाम आते हैं, एक कोट्टे, एक कोलंबो और इसके पहले अनुराधापुरम। तो जब भी प्राचीन राजधानी की बात हो अनुराधापुरम, उसके बाद जब आपसे राजधानी पूछी जाए विधायी राजधानी कौन सी है तो कोट्टे, और कार्यकारी राजधानी कौन सी है तो कोलंबो। ठीक है, ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हुए हैं और आपको भी ध्यान रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है चाबहार पोर्ट है ना, डैश में स्थित है। अब ये पोर्ट है, ये कहाँ स्थित है, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है एकदम। और ये कहाँ पे है तो ईरान में है। ठीक है, कहाँ पे है, ईरान में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़
झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये कह रहा है कि पेड़ भी होंगे, झाड़ी, जड़ी बूटी भी होगी, कई प्रकार के जानवर, है ना, बंदर, पक्षी, सांप, मेढक, मतलब सब तरीके के जब जानवर दिखाई दे, साथ में पेड़ पौधा, तो वैसे ये हमारी एक जैव विविधता की भी ये जो है एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का एक हेल्दी एग्जाम्पल। और हमारा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये सदाबहार वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे से एक क्वेश्चन आता है कि सदाबहार वन कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये उसका भी आंसर क्या हो जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहार कर देते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24, है ना, यहाँ पे देखो 24 मतलब 24th जो इसका फ्रेमवर्क या फिर सम्मेलन, यहाँ पर भी आप 24वां देख रहे हो, यहाँ पर भी 24वां, ये आपको सूचित करता है कि ये 24th सत्र है, सेशन है। तो ये पूछ रहा है कि 2018 में हुआ था और ये आयोजित कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये आयोजित हुआ था आपके कोटोविस, पोलैंड में। कहाँ पे हुआ था, कोटोविस, पोलैंड में। अगर बात की जाए कि इसका जो अभी का है ना, अब कब हुआ है अभी वाला, है ना, इसका सम्मेलन कब हुआ है अभी वाला, तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे। मान लो कि ये तो 24th है, इसके बाद 25th हुआ, 26th हुआ, ये भी हो सकता है। तो ये कब हुआ है ये आपसे पूछ रहा है ना, तो ये कब हुआ है आप लोग, ये आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और इसके बारे में आप पढ़ोगे, है ना, क्या करोगे आप इसके बारे में पढ़ोगे। और मैं बता दूं कि जो 26th हुआ है, 26th ये कहाँ पर हुआ है, ये ही आपको बताना है। आप बाद में भी ये पढ़ के हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए 26th वाले का आपको बताना है, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 5 ईयर प्लान, है ना, और ये लक्ष्य पूछता है। तो सबसे पहले देखिए कृषि, है ना, या फिर आत्मनिर्भर होगा अर्थव्यवस्था जो है हमारा, या फिर स्व उत्पादक होगा, ये हमारे किस योजना के अंतर्गत आता है। ये हमारे 3rd जो 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत आता है, जिसमें हमारी कृषि से संबंधित ये योजना थी, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया था। उसकी प्राथमिकता यही थी कि हमारे अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, एक स्व उत्पादक बनाया जा सके। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए। देखिए कभी कभी डायरेक्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गॉडगिल जो फॉर्मूला था वो किस लिए आया था। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में है कि भारत में राज्य की योजनाओं के लिए, जो राज्य की योजनाएं थी उनके लिए केंद्र भी सहायता करेगा, है ना, और उसमें कितनी सहायता करेगा, उसका कितना आवंटन करेगा, उसका निर्धारण करने के लिए हमारी जो गॉडगिल फार्मूला आई हुई थी। और ये कब आई हुई थी, है ना, सबको पता है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका एक अलग नाम इन्हीं के नाम पे दिया गया है, क्या है, गॉडगिल योजना, गॉडगिल योजना। अगर ये भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गॉडगिल योजना कौन सी योजना थी, है ना, तो आप चौथी पंचवर्षीय योजना के नाम से इसको जान सकते हैं। चलिए आपका 5 ईयर प्लान पे एक पूरी क्लास होगी, ठीक है, एक पूरी क्लास होगी जिसमें 5 ईयर प्लान में जितने भी आपके
प्लान है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। आपको किस प्लान की क्या प्राथमिकता थी, है ना, उसमें क्या संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उस पे आपको प्रॉपर डिस्कशन होगा, है ना, प्रॉपर क्लास होगी। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ आपको आंसर डिस्कस किया है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। अब देखिए अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। जैसे कि ये चारों जो अनुच्छेद आपके सामने दिख रहे हैं ये बार बार परीक्षा में आते हैं। तो अनुच्छेद देखिए 1 जो है इसका आंसर हो जाता है ना। ये कहता है भारत एक राज्यों का संघ है, तो अक्सर पूछता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है। और तथा यहाँ पे केंद्र और राज्य की शक्तियों का भी विभाजन यही अनुच्छेद करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो ये समानता के अधिकार से फेमस है ना, हमारा समानता का अधिकार जो है उसमें फेमस है। फिर अनुच्छेद 21 कहता है ये हमारे प्राइवेसी से संबंधित है ना, किसी प्रकार की निजता से संबंधित है कि कोई भी हमारे निजी चीज़ों में जब तक कि हमारी कोई गलती भी पकड़ी जाती है तो जब तक कि उस पे कानूनी आदेश नहीं होता उससे हमारी निजता से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, हमारी प्राइवेसी से कोई खिलवाड़ नहीं की जाएगी। यहाँ पे है 51 जो है हमारे मौलिक कर्तव्य को कैसे निर्वाह करना है, क्या है उसके लिए है ना, भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों को बताना है। तो हमारे अनुच्छेद 51 में ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। ये तो आपका एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, कार्डिफ जो है वो आपके वेल्स की राजधानी है, ठीक है कार्डिफ। आगे बढ़ते हैं, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है। ये भी आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पे है। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। वाशी पोटो आप याद कर सकते हो, वाशी को पोटो बस याद हो गया, वाशी को पोटो बस वाशिंगटन नदी। जैसे ही ऑप्शन आएगा हमारे सामने हमको याद हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। अब ये हमेशा आता है ना। तो हमारे जो 70th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 है ना, 2021 और 2022, ठीक है, ये दोनों ईयर्स में कोई भी चीफ गेस्ट हमारे गणतंत्र दिवस पे नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इस वर्ष में हमारे रिपब्लिक डे पे कोई चीफ गेस्ट नहीं था। तो 2021 और 2022 में आप नन ऑफ दिस कर दोगे, है ना। अगर आपके सामने ऑप्शन भी आते हैं तो क्या करोगे, नन ऑफ दिस करोगे, है ना, या फिर कोई नहीं था ऑप्शन में देना चाहिए था। तो ये याद रखेंगे कि कोविड के चलते हमारे जो गणतंत्र दिवस 2021 और 22 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। कॉमन क्वेश्चन है ना, बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश अपना दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, है ना। अब ये जो दिल्ली सल्तनत थी, है ना, सुल्तानों का समय था, सुल्तान रहते थे, राज्य करते थे, तो ये समाप्त जब हुआ ये पूरी तरीके से समाप्त पानीपत के युद्ध के बाद हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया था, जिससे लोदी वंश का अंत हुआ था और बाबर ने फिर मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी, ठीक है। क्या थी, मुग़ल सल्तनत की नींव रख दी थी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था। अब देखिए हैदराबाद में ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। कुली कुतुब शाह जो थे, है ना,
इन्होंने वहाँ पे चार मीनार का निर्माण करवाया था। वहाँ की राजधानी थी हैदराबाद, है ना, जहाँ पे ये शासन करते थे। और कुली कुतुब शाह ने ही चार मीनार बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये हैदराबाद में है। और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब हैदराबाद आप याद कर सकते हो, कुली कुतुब हैदराबाद। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ज़्यादा उलझाऊ क्वेश्चन है ना। देखिए, आपका एक बार आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल, फिर आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गवर्नर जनरल, या फिर आपका बीच में वायसराय भी बोला जाने लगा था, या फिर अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे हमारे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर आपसे भारत का पूछा जाएगा, भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो हमारे बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे, बेंटिक भारत के। लेकिन अगर वही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये हमारे माउंटबेटन है। कौन है? माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी गोपालाचारी, अंतिम जो गवर्नर जनरल, उसके बाद ये पोस्ट समाप्त हो गई थी। ठीक है, अंतिम थे सी गोपालाचारी। याद है, 4 क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आता है। क्या आता है कि भारत के पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले माउंटबेटन, अंतिम सी गोपालाचारी, और बंगाल के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। 4 नाम है, चारों आप याद रखोगे। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, है ना, क्या हुआ था? 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहीं पे ये गाया गया था। याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। आपसे ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है हालांकि, अधिवेशन पर भी हम लोग का एक सेशन चलेगा, जिसमें कि प्रमुख जो अधिवेशन हुए जिनकी अध्यक्षता किसने की है, उस पे क्वेश्चन आपके बेस्ड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनके अध्यक्ष से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या फिर किस अधिवेशन का जो पॉपुलर चीज़ है जो हुए हैं उससे क्वेश्चन आता है। जैसे वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, है ना, इस टाइप से बंगाल का विभाजन, सूरत विभाजन इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो चलिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी कब बने। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी, इनको कई जगहों पे महात्मा बोला जाता रहा है। 1915 से ही इसका, हालांकि 1914 से ही इसका आता रहा है नाम सामने, लेकिन जो मुख्य तौर पे, आधिकारिक तौर पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में इनको एक पत्र लिखा था। ठीक है, कौन? टैगोर ने। और कहा भी जाता है कि टैगोर ने ही इनको महात्मा की उपाधि दी थी। कहीं कहीं इस बात को भी अब लोग काटने लगे हैं, लेकिन जो हमारा लिखित है ना, जो हमारा प्रूफ है, वो इन्हीं के लेटर में है। जब टैगोर जी ने गांधी जी को जब लेटर लिखा तो उसमें महात्मा शब्द का प्रयोग किया था, है ना। तो ये जो भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चल रहा था, उसी वक्त टैगोर जी ने महात्मा गांधी को लेटर लिखा था और महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, करमचंद जो गांधी थे उनको बापू बुलाया जाने लगा। बापू किसने नाम दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। और इनको चंपारण सत्याग्रह में भी बापू कई लोगों ने बुलाया था, बिहार के गांव के लोगों ने। तो चंपारण सत्याग्रह का नाम बापू से जुड़ा है, और महात्मा का नाम जो है वो हमारे जुड़ा हुआ है कब? 1914 से, लेकिन 1919 में यह आधिकारिक तौर पे सबके सामने आ गया था। ठीक है, टैगोर ने दिया था इनको। निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब ये कह रहा है कि मॉर्निंग स्टार, ये वन लाइनर क्वेश्चन, शुक्र ग्रह।
ठीक है। भोर का तारा, इसको हिंदी में भी पूछता है तो क्या लिखता है, भोर का तारा, तो हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे बोला जाता है। शुक्र ग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया है ना। अब देखिए भारत ने कौन सा अधिग्रहण किया, इस क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या पूछ रहा है, लेकिन ये तीनों है ना, ये यानम, माहे, कराईकल, ये तीनों शहर के नाम है ना। सिटी है पुदुचेरी में, कहाँ पे, पुदुचेरी में, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तो वहाँ के ये तीनों शहर हैं, यानम, माहे और कराईकल, जो कि आपके फ्रांस के कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये तीनों सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है। अब देखिए मुद्रास्फीति कब होती है, मुद्रास्फीति तब होती है जब आपका धन का जो है आपूर्ति अधिक होने लगे, है ना। कहा जाता है कि आप मुद्रा अधिक छापने लगो, देश में जो है मुद्राएं अधिक हो जाएं और उत्पादन में गिरावट हो जाए, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप उत्पादन कर रहे हो उसमें बहुत सारी गिरावट कर दी आपने और धन की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस हिसाब से क्या होता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। मतलब मुद्रा में कमी हो जाती है, आपके वैल्यू जो है पैसे की कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज़्यादा है और उत्पादन आपका कम है ना। तो क्या करेगा, मुद्रा की स्थिति जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा धन आपूर्ति से ये होता है, जहाँ पे नोट वगैरह जहाँ ज़्यादा छापे जाते हैं तो वहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। क्या है, अब ये बार बार आपके टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक प्रोसेस, है ना, आपका साइंटिफिक प्रोसेस, इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, ठीक है, आप कल्पना कर सको वैज्ञानिक की तरह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, परिकल्पना, इमेजिनेशन, कि आप वैज्ञानिक की तरह पहले सोचिए, फिर आप समस्या को सोचेंगे, फिर आप उसको कार्य करेंगे, फिर आप उसका परिणाम निकालेंगे। तो आपका बी ऑप्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इमेजिन कर रहे हो किस तरीके से वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो है, वैज्ञानिक तरीके से आप इमेजिन कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए तो अगले हम लोग क्लास में मिलते हैं, अगले सेशन में, प्रीवियस ईयर सीरीज़ में। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, है ना। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।